तो जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकली संग्रह में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रत्येक दिन टॉप वीवीआई क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बताए थे हम कि 150 हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पिछला दिन भी हम लोग 10 क्वेश्चन किए थे, आज भी हम लोग 10 टॉप क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से 150 क्वेश्चन हम लोग पूरा करेंगे, जिसमें से कम 15 क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जिसमें से हमको 10-12 ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत बार पूछ चुका है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। तो गोलीय दर्पण वे दर्पण है जिनका परावर्तक सतह गोलीय होता है। एकदम सिंपल है। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह गोलीय होता है, प्रवर्तक सतह गोलीय होता है, तो वैसे दर्पण को ही हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। चलिए इसमें ही एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है, इसका फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए जानते हैं। वक्रता त्रिज्या दिया है हमको 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी यानी कि एफ पूछ रहा है। एफ का फॉर्मूला होता है, फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला होता है एफ बराबर r/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। तो इसमें हम लोग बैठा देंगे, वक्रता त्रिज्या 20 है तो एफ बराबर 20/2 हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर वाला के फोकस दूरी हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी एवं अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन एक ही पूछेगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, या तो पूछेगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको आंसर जानते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस अपने माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है। यानी कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस अपने माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर लेता है, मतलब कि अवशोषित कर लेता है, किसी एक बिंदु पर अवशोषित कर लेता है। तो इसीलिए हम लोग इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये जो है प्रकाश की किरण को अभिसारित यानी कि एक बिंदु पर अभिसारित कर लेता है, इसलिए हम लोग इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आने वाली प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है। अपसरित यानी कि अपसरित कर देता है अवतल लेंस, यानी कि ये फैला देता है। अपसरित मतलब फैला देता है, तो इसलिए हम लोग अवतल लेंस को अपसारी कर देता है, इसलिए हम लोग इसे अपसारी लेंस, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसका आंसर लिख देंगे। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाती है। जब कोई श्वेत प्रकाश जो है किसी प्रिज्म, ये हमारा प्रिज्म है, जब श्वेत प्रकाश कोई भी प्रिज्म से होकर जाती है तो वह 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है, जो कि यहाँ पे दिखाए हैं, बढ़ जाती है। प्रकाश के इसी घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर जाती है तो वह श्वेत प्रकाश 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसे ही हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें कौन कौन 7 रंग होते हैं, तो होते हैं बैजानी पिनाला, मतलब बैगनी होता है सबसे नीचे, वायलेट जिसको बोलते हैं, उसके बाद जामुनी होता है यानी कि इंडिगो इसको बोलते हैं, उसके बाद नीला होता है जिसको हम लोग ब्लू बोलते हैं, फिर उसके बाद हरा होता है यानी उसको हम लोग ग्रीन बोलते हैं, उसके बाद होता है पीला, उसको हम लोग येलो बोलते हैं, उसके बाद नारंगी होता है,
उसको हम लोग ऑरेंज बोलते हैं, और सबसे ऊपर होता है रेड, जिसको हम लोग लाल बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग भीब ग्योर से याद रख सकते हैं, और हिंदी में हम लोग बैजानी पिनाला के नाम से याद रख सकते हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर लिखें। ये क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई है, क्योंकि बहुत बार ये भी बिहार बोर्ड ने पूछ चुका है। इस बार भी इसको आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। तो उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर निम्नलिखित है। यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए था। उसके बाद देखते हैं, एक तरफ उत्तल लेंस को लिखेंगे और दूसरी तरफ अवतल लेंस को। उसके बाद इसमें पहला होगा कि उत्तल लेंस का किनारा जो होता है पतला होता है। इसमें याद रखना है कि उत्तल लेंस का किनारा पतला एवं बीच में मोटा होता है, लेकिन ठीक अवतल लेंस में इसके विपरीत, अवतल लेंस का किनारा जो है मोटा होता है एवं बीच में इसका पतला होता है। उत्तल लेंस में जो है किनारा इसका पतला होता है और बीच में मोटा। उत्तल लेंस का जो है किनारा पतला एवं बीच में मोटा होता है, लेकिन अवतल लेंस में किनारा मोटा एवं बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस की यही खासियत है कि इसमें वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक भी, लेकिन अवतल में जो है केवल काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है। तीसरा इसका है अंतर कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी वास्तविक होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी वास्तविक होता है, लेकिन अवतल लेंस का फोकस दूरी जो है काल्पनिक होता है। अवतल लेंस केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और इसका फोकस दूरी भी केवल काल्पनिक ही होता है। और इसमें जो है अगला देखते हैं, और उत्तल लेंस और अवतल लेंस का जो अंतर है, ये हमारा है उत्तल और ये है अवतल। तो उत्तल लेंस का जो है फोकस दूरी धनात्मक होता है, मतलब उत्तल लेंस का जो है फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक, यानी कि इसको हम लोग निगेटिव बोल सकते हैं कि निगेटिव होता है। इसका लास्ट जो है अंतर है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जो कि हम पीछे बताएं कि क्यों कहते हैं वो भी बताएं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो देखिए इसे हम लोग याद कैसे रखेंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए उत्तल को हम लोग यहाँ सुतल से रिलेट करेंगे। जब भी हमारे घर में कोई गार्जियन खिसियाते हैं तो बोलते हैं, अगर हम सुतल रहते हैं बहुत लेट तक, तो बहुत खिसिया कर बोलते हैं कि अभी ले, यहाँ अभी आ रहा है, बोलते हैं कि अभी ले तो सुतले है, यानी कि अभी से हो जाएगा अभिसारी, और अभिसारी को ही उत्तल कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्यों? या इसी को एक और भाषा में पूछता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्यों? या फिर पूछ देगा कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई पड़ता है क्यों? तो चलिए सभी का आंसर एक ही होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर होगा कि सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल या रक्ताभ दिखाई पड़ता है। जो सूर्य जो है रक्ताभ दिखाई प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण पड़ता है। मतलब सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल या रक्ताभ दिखाई प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण पड़ता है। मतलब इसका प्रमुख जो है कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसे हम लोग विस्तार से समझते हैं। देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि रेले के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन जो है कम होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। जब सूर्य क्षितिज होता है, यानी कि नीचे की ओर होता है, धरती के पास होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन जो है कम होता है। इसी कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? कि चूंकि हम जानते हैं कि रेले के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो जब सूर्य क्षितिज होता है तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन जो होता है कम होता है, यानी कि कम फैलता है। इसी के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि उस समय कम फैलता है, तो इसलिए वो ज़्यादा हमें दिखाई पड़ता है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य प्रकाश के उन दो घटक को जो हमें दिखाई नहीं देता है उसको लिखना है। सूर्य के उन दो घटकों को लिखना है जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो लिखेंगे कि सूर्य के दो घटक निम्नलिखित है जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो पहला है पराबैंगनी किरण जो हमें दिखाई नहीं देता है, और दूसरा है गामा किरण। तो यही दो किरण है, सूर्य के दो घटक है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। एक है पराबैंगनी और दूसरा जो है गामा किरण। तो इसे हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार बिहार बोर्ड पूछता है। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि खतरे का संकेत या रेल का संकेत लाल क्यों होता है? अगर पूछेगा कि खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, तो वही हम लोग इसी का आंसर यही देंगे। और पूछ देगा कि रेल का संकेत लाल क्यों होता है, तो उसका भी आंसर सेम होगा। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर जानते हैं। तो रेले के नियम के अनुसार
हम लोग जानते हैं कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक उसका प्रकीर्णन कम। क्योंकि हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक जो होता है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है, इसीलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बात सही है, क्योंकि रेले के नियम के अनुसार जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, जिसके कारण लाल रंग दूर से ही एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि खतरे का संकेत या रेल का संकेत दोनों लाल होता है। तो इसे हम लोग इस प्रकार याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। मतलब स्वच्छ जो होता है आकाश होता है उसका रंग नीला क्यों होता है। तो इसका आंसर होगा रेले के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है वह जल्द ही वायुमंडल में फैल जाता है। सेम इसका उल्टा है, इसमें था कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसमें है कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है वह जल्द ही वायुमंडल में कुछ हो जाता है, फैल जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि नीला रंग जो है, नीला रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है, नीला रंग का तरंग दैर्घ्य नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है। यही कारण है कि आसमान या स्वच्छ आसमान नीला हमें प्रतीत होता है। यानी कि रेले के नियम के अनुसार जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है वह जल्द ही वायुमंडल में फैल जाता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, यही कारण है कि आसमान या स्वच्छ आसमान जो है हमें नीला प्रतीत होता है, क्योंकि उसका जो है तरंग दैर्घ्य कम होता है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। दो चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, और क्यों नहीं करती है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? अगर करती तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। मतलब जहां प्रतिच्छेद कर देती वहां दो वो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और जो उस बिंदु पर दो अलग अलग दिशा को प्रदर्शित करता है। जब दो को हम लोग स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो वहां दो अलग अलग दिशा बताता, जो कभी यह संभव नहीं है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में दो गो दिशा को प्रदर्शित करना यह कभी संभव नहीं है। तो अतः दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती? तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर करती तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता था, और जो उस बिंदु पर दो अलग अलग दिशा को प्रदर्शित करेगी, जो कभी यह संभव नहीं है। अतः दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो सेम इसका भी आंसर यही होगा कि दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि अगर प्रतिच्छेद करती तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता था, और दो जब स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो वहाँ पे दो अलग अलग दिशा को प्रदर्शित करेगा, जो कि यह दिशा को दो अलग अलग दिशा को प्रदर्शित करना संभव नहीं है। अतः दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो जो हमारा पूछे कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती, या पूछे कि दो विद्युतीय क्षेत्र एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती, तो दोनों का आंसर हम एक ही देंगे कि दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं या दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करती है। तो क्यों नहीं करती है? अगर प्रतिच्छेद करेगी तो वहाँ पे दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। क्या खींचा जाएगा? दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, और जो दो स्पर्श रेखा जो है दो अलग अलग दिशा को प्रदर्शित करेगा, दिशा को बतलाएगा, जो कि यह दो गो अलग अलग दिशा को प्रदर्शित करना कभी संभव नहीं है। और यही कारण है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो आज का हमारा क्वेश्चन 10 गो था और 10 खत्म हो गया। अब हम लोग अगला दिन देखेंगे।
तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।